Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our continental philosophy syllabus semester 5 Bachelor of Arts in Philosophy and आज हम पढ़ेंगे Hegel and his master safe dialectic. and ये जो Hegel हम पढ़ रहे हैं, this is not an original text of Hegel. हम लोग Alexander Coheves Hegel पढ़ रहे हैं. तो man जो है, this is how Coheves puts Hegel as कि man जो है वो self conscious है, ठीक है, वो खुद के बारे में कॉन्शियस है. हम कब अपने बारे में कॉन्शियस बनते हैं? जब हम द वर्ड आई का यूज करते हैं. तो जब जैसे हमने बोला आई एम हंग्री, हम इस चीज के बारे में अवेयर होते हैं, हम अपने बारे में अवेयर होते हैं कि यस आई एम द वन जो हंग्री है, दैट मैं एक बीइंग हूँ, एक पर्सन हूँ जिसे भूख लगी है. ओके, now the analysis of thought, reason, understand. So I'll just read it. Man is self-conscious, conscious of himself, conscious of his human reality, dignity. It is in this that he is essentially different from animals which do not go beyond the level of simple sentiment of self. तो ये हमें देखने को मिलता है कि रसल भी इस चीज़ से एग्री करते हैं, हीगल भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, दैट आई एज अ बीइंग इज एग्जिस्टिंग, आई एम हंग्री. So they don't realize this, they are not aware of it. Or a man becomes conscious of himself at the moment when for the first time he says I. To understand man by understanding his origin is therefore to understand the origin of the I revealed by speech. अब हम देखते हैं कि analysis of thought, reason, understanding in general of the cognitive contemplation, passive behavior of a being or a knowing subject never reveals the why or the how of the birth of word I and consequently of self-consciousness. तो हम चाहे हमारी जितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, हमारा पैसिव बिहेवियर होता है, इन जनरल व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर इज कि हमें ये चीज़ इस्टेब्लिश करना है कि ये ओरिजिन ऑफ आई कैसे होता है. हम कब इस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं कि आई एज अ बीइंग इज एग्जिस्टिंग. हम जब सोचते हैं, हम रीजन करते हैं, हम कुछ समझते हैं, ये कोई भी प्रोसेस नहीं है जिससे हम इस आई के बारे में पता चलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हीगल, तो अकॉर्डिंग टू कोहेवे ऑन हीगल, जो ये आई है ये हमें पता चलता है मास्टर स्लेव डायलेक्टिक से. तो मास्टर स्लेव की जो मेटाफर है उससे हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिन ऑफ वर्ड आई कैसे हुआ और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में हमारी अवेयरनेस कैसे बनी. तो द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द सब्जेक्ट इज व्हाट शोज इटसेल्फ टू हिम. जब हमने किसी भी चीज़ को देखा, ओके, तो हम अपने बारे में अवेयरनेस नहीं बढ़ाते हैं, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखा और हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं. So हम लोग, the man who is absorbed by the object that he's contemplating can be brought back to himself only by a desire. ठीक है, most of the time हम लोग पूरे समय हम लोग आउटर वर्ल्ड के साथ डील करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में भूल जाते हैं. वी आर नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट दैट आई एम एग्जिस्टिंग. हम लोग, हमारे सामने एक रोज पड़ा है, ओके, हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज अ रोज. हम लोग ये रियलाइज नहीं करते कि आई एम द वन सीइंग द रोज, या मैं एक बीइंग हूँ जो उस रोज को देख रहा है. सो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हमारी आउटर वर्ल्ड के साथ डीलिंग करने में हम हमारी कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस को. इट्स नॉट दैट हम भूल जाते हैं कि हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट वो हमारे लिए उस समय में एक एक्टिव थॉट नहीं होता है हमारे माइंड में. हम लोग क्या देखते हैं, एक रोज दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये बहुत कम सोचे कि मैं एक रोज देख रही हूँ. जब तक हमसे कोई और आके नहीं पूछेगा क्या कर रहे हो, हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, तब तक जब तक कोई दूसरा पर्सन हमसे आके इसके बारे में ना पूछे, तब तक हम लोग हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर वापस नहीं आते हैं. और हमने जो वो आंसर दिया, मैं ये काम कर रही हूँ, वो भी हम क्यों देते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन उस नेचर का पूछा गया था. उसमें भी हम तब आंसर देते वक्त भी हम ये रियलाइज नहीं करें कि मैं हूँ जो एक आंसर दे रही है दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को एक आंसर दे रही है, वो मैं हूँ एक आंसर देते हुए. तो हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते. तो हम आय के बारे में कॉन्शियस कब होते हैं, हम दोबारा आय के बारे में, ठीक है, जब हम आउटर वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं तब तक नहीं, लेकिन हम दोबारा आय के बारे में कॉन्शियस तब होते हैं जब हमारे अंदर एक डिजायर आता है. तो डिजायर क्या करता है कि वो हमारे ट्रू नेचर को हमको रिवील करता है, हमें एक ऑब्जेक्ट से लेकर एक सब्जेक्ट बनाता है. ओके, तो डिजायर किस तरीके का, जैसे कि आई एम हंग्री, अब भूख लगी है, आई एम हंग्री में ये हमारा एक डिजायर है कि हमें भूख लगी है. तब हम एकदम से रियलाइज करते हैं कि अरे मैं भी हूँ, एक एग्जिस्टिंग बीइंग हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया और इसलिए मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं हंग्री हूँ, ये मुझे भूख लग रही है. तो जब भी हमारे अंदर डिजायर आता है ना, तब वापस से हम अपने आप को, खुद को रिवील करते हैं, हम वापस से सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं. ओके, तो reveal to a subject by a different subject from the object and opposed to it. It is in and by, or better still as his desire, that man is formed, is revealed to himself and to others. तो हम अपने आप को फिर रिवील करते हैं जब हमारे अंदर वो डिजायर आता है. ओके, द ह्यूमन आई इज द आई ऑफ डिजायर और ऑफ डिजायर. तो ये आई क्या है, हमारा आई सिर्फ तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब हमें किसी चीज का डिजायर होता है. द वेरी बीइंग ऑफ मैन, द सेल्फ कॉन्शियस बीइंग, देयरफॉर इंप्लाइज एंड प्रीसपोजेस डिजायर. तो जो हमारा वेरी बीइंग है, हमारा वेरी नेचर है, हम लोग तब हमारे लिए एग्जिस्टेंस में आते हैं जब हमें किसी चीज का डिजायर होता है. ओके, अब ह्यूमन रियलिटी जो है
Consequently, the human reality can be formed and maintained only within a biological reality and animal life. But if animal desires the necessary condition of self-consciousness, it is not sufficient condition. अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, हमें डिज़ायर तो हुआ, लेकिन ये डिज़ायर सिर्फ काफ़ी नहीं है हमारे कॉन्शियसनेस के लिए, हमारे सेल्फ के सेंटिमेंट या अवेयरनेस के लिए. In contrast to the knowledge that keeps man in a passive quietude, desire disquiets him and moves into action. यहाँ पर now हम थोड़ा सा डिज़ायर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि what happens is कि डिज़ायर क्या करता है, डिज़ायर moves us into action. तो हम लोग ऐसे, for example, we're just sitting, okay, you're not hungry, we are not feeling anything, we are not feeling hot, we are not feeling cold, nothing of that sort is happening, ठीक है. So we are just sitting quietly. The moment we feel hungry, जैसे ही हमें भूख लगती है ना, हम क्या करते हैं, वी मूव, हम उठेंगे, हम कुछ खरीदेंगे, हम कुछ खाएंगे. तो जब ये डिज़ायर हम में आता है तभी ये पॉसिबल होता है कि हम लोग एक्शन में मूव करते हैं. ओके, उसके पहले तक जब तक ये डिज़ायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हम लोग, हमारे अंदर मूवमेंट नहीं होता, हम एक पैसिव एंटिटी तरह बैठे रहते हैं. लेकिन जैसे ही हमारे अंदर डिज़ायर पैदा होता है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि मैं भी हूँ, एग्जिस्टेंट हूँ, हम लोग एक्शन करना शुरू करते हैं. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्ट्रक्शन करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ऑफ द डिज़ायर थिंग. मैं हंग्री हूँ, ठीक है, आई सी अ चॉकलेट बिफोर मी, ठीक है, मैंने वो चॉकलेट खा ली, मैं क्या करती हूँ, उस चॉकलेट को मैंने डिस्ट्रॉय किया, उस चॉकलेट को मैंने ट्रांसफॉर्म किया मेरे डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए. तो जब हम डिज़ायरस होते हैं तो हमारे डिज़ायर में हम लोग एक तो एक्शन करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, हम लोग दूसरी चीज़ को डिज़ायर करते हैं और इस तरीके से हम अपने डिज़ायर को फुलफिल करते हैं सामने वाली चीज़ को डिस्ट्रॉय करके. तो जब हमारे अंदर डिज़ायर आता है हम डिस्ट्रॉय करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और तब हम हमारे डिज़ायर को फुलफिल करते हैं. द बीइंग दैट ईट्स फॉर एग्जाम्पल क्रिएट्स एंड प्रिजर्व्स इट्स ओन रियलिटी by the overcoming of a reality other than its own, by the transformation of an alien reality into its own reality, by the assimilation, the internalization of a foreign external reality. हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी रियलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, ये बात सच है, इफ़ यू डोंट ईट वील डाई, हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे. इसलिए हम हमारी रियलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एक्सटर्नल रियलिटी, जो कि इस केस में कोई भी फूड आइटम हो गया, कोई भी चॉकलेट हो गया, पिज्जा हो गया, नॉट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो हम हमारी रियलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक एक्सटर्नल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और इस तरीके से हमारी रियलिटी को मेंटेन करते हैं. तो ये जो आई ऑफ डिज़ायर है, ये एक एम्प्टीनेस है दैट रिसीव्स अ रियल पॉजिटिव कंटेंट ओनली बाय नेगेटिंग एक्शन दैट सेटिस्फाई डिज़ायर. तो हमें तभी सेटिस्फैक्शन मिलता है जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, असिमुलेट करते हैं द डिज़ायर्ड नॉन आई. जो नॉन आई होता है, भूख में ऐसा नहीं होता कि हम अपना ही हाथ खा रहे हैं, हम अपना ही पैर खा रहे हैं, हमें हमारे आई के बारे में पता है. हम डिस्ट्रक्शन किसका करते हैं, नॉन आई का, एक एक्सटर्नल एंटिटी का जो हमसे अलग है. एंड द पॉजिटिव कंटेंट ऑफ द आई कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेगेशन इज अ फंक्शन ऑफ द पॉजिटिव कंटेंट ऑफ द नेगेटेड नॉन आई. तो इफ द डिजायर इज डायरेक्टेड टुवर्ड अ नेचुरल नॉन आई, द आई टू विल बी नेचुरल. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस डिजायर इज. हम हमारे एक नॉन आई को, हम एक एक्सटर्नल एंटिटी को डिजायर करते हैं, ठीक है. अब इस डिजायर की हेल्प से ही हम मास्टर स्लेव डायलेक्टिक को समझेंगे. डिज़ायर को एक नॉन नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए अगर हमें हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस मेंटेन करना है. क्योंकि आप अगर मान लो हमारी डिज़ायर एक नॉन आई या नॉन नेचुरल चीज़ की तरफ नहीं है, ठीक है, नेचुरल इज ऑल्सो आई. नेचुरल क्या है, दैट इज ऑल्सो आई. हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था कि डिज़ायर इज डायरेक्टेड टूवर्ड अ नेचुरल नॉन आई, द आई टू विल बी नेचुरल. तो नेचुरल भी जो है वो आई है, तो हम नॉन आई बोल दे, हम नॉन नेचुरल बोल दे, हम एक ऐसी चीज़ की बात करें जो हमसे अलग है. तो डिज़ायर अगर नॉन नेचुरल की तरफ डायरेक्टेड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अपना ही हाथ खा लेंगे. दैट डजंट हैपन. तो हम लोग एक नॉन आई, एक नॉन नेचुरल एंटिटी की तरफ डिजायर्ड होते हैं, हमारा डिजायर उस तरफ डायरेक्टेड होता है. हम उस नॉन आई को, उस एक्सटर्नल एंटिटी को ग्रैब करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे भूख के केस में उसको खा जाते हैं. और उसके बाद, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मास्टर स्लेव डायलेक्टिक समझने के लिए सबसे पहले हीगल हमें इस डिजायर के बारे में बता रहा है कि ये बता रहे कि मास्टर स्लेव डायलेक्टिक में क्या होता है, कैसे हमें पहले डिजायर होता है, हम एक नॉन आई की तरफ मूव करते हैं, उस नॉन आई को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और हम हमारे डिजायर को फुलफिल करके हमारी रियलिटी को मेंटेन रखते हैं. और डिजायर क्या करता है, हमें एक एक्शन में लेकर आता है. सो इट्स कंटिन्यूएशन. This I will not, like the animal I, be the identity or equality to itself, but negating negativity. In other words, the very being of this I will be becoming, and the universal form of this being will not be space but time. Its continuation existence will signify for this I not to be what it is as static and given being, as natural being, as innate character, and to be, that is to be come what it is not. This I will be its own product, and
ओके, अब ह्यूमन डिजायर मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर डिजायर. हमने डिजायर का समझ लिया. ह्यूमन डिजायर क्या होना चाहिए? हमेशा किसी और डिजायर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए. कैसे और डिजायर? आई एम अ पर्सन, मैं डिजायर कर रही हूँ, एक दूसरा पर्सन है वो भी डिजायर कर रहा है, तो हमें हमेशा किसी और डिजायर की तरफ डायरेक्ट करना है. फॉर देयर टू बी ह्यूमन डिजायर देयर मस्ट बी अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ desires. In order that self-consciousness be born from the sentiment of self, in order that the human reality come into being within the animal reality, this reality must be essentially manifold. Therefore, man can appear on earth only within a herd. क्या करना है हमें? हम लोग कब अपने आप को रियलाइज करेंगे? जब हम किसी और पर्सन के साथ होंगे. ठीक है, किसी और पर्सन के साथ होंगे इन द सेंस कि जैसे कि हमारा डिजायर जो है वो किसी और ह्यूमन डिजायर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए. तो मैन एक सोशल एनिमल है, हमेशा एक हर्ड में पाया जाता है, एक सिंगल पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ओके, हम क्या करते हैं? हमें कैसे पता कि हमारी 2 आंखें हैं, एक मुंह है, 2 कान है? ये चीज हमें पता चलता है दूसरे पर्सन से. ओके, तो इट इज दैट कि हमारा डिजायर, हमारी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो तब पैदा होती है जब हम किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं. सो ह्यूमन डिजायर एंड और बेटर स्टिल एंथ्रोपोजेनेटिक डिजायर प्रोड्यूसेस अ फ्री एंड हिस्टोरिकल इंडिविजुअल कॉन्शियस ऑफ हिज इंडिविजुअलिटी, हिज फ्रीडम, हिज हिस्ट्री एंड फाइनली हिज हिस्टोरिसिटी. हेंस एंथ्रोपोजेनेटिक डिजायर इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल डिजायर. कैसे? आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. हम सपोज 2 people are talking together. Okay, now उसमें से one person says that yesterday night I went to see my friend. मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गया था कल रात. हम क्या करते हैं? ओह ओके, यू वेंट देयर. और हम लोग सबकॉन्शियसली उसी समय पर ये याद करते हैं कि हम लोग कल रात क्या करते. वी वोंट से इट आउट लाउड. हम कई बार वो इतनी छोटी प्रोसेस होती है कि हम रियलाइज भी नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो वर्ड्स कल रात हमारे दिमाग में आते हैं हमें एकदम से याद आता है कि कल रात तो मैं टीवी देख रहा था. तो हम लोग एक इंडिविजुअल बीइंग, एक हिस्टोरिकल बीइंग किस केस में बनते हैं? जब हम किसी दूसरे डिजायर के साथ कांटेक्ट में आते हैं. दूसरा पर्सन है वो भी डिजायर करेगा, वो भी, उसको भी भूख लगेगी, उसके भी मल्टीपल डिजायर्स हो सकते हैं. तो वो एक अपने आप में डिजायर है. हम लोग जब उस दूसरे पर्सन के डिजायर के कांटेक्ट में आते हैं तब जाकर हम अपने आप को रियलाइज करते हैं, हमारी आइडेंटिटी को रियलाइज करते हैं. Thus, in the relationship between man and woman, for example, desire is human only if one desires not the body but the desire of the other. If he wants to possess or to separate the desire taken. So this is all. I'm not reading the whole thing. It's quite long, काफी बड़ा हो जाएगा. But this is what is meant till now. जब हम desire की बात करें, such a desire can only be human desire, and a human reality is distinguished from animal realities created only by action that satisfies such desires. Human history is the history of desired desires. Okay. Now हमने देख लिया. Now let's come to before anything. Yeah. For a man to be truly human, for him to be essentially and really different from an animal, his human desire must actually win out over his animal desire. अब हमारी जो डिजायर की बात कर रहे हैं हम, इसको we can also understand its meaning through the word reality. हमारी 2 रियलिटीज है, एक है हमारी एनिमल रियलिटी, एक है हमारी ह्यूमन रियलिटी. एनिमल रियलिटी बिल्कुल हमारे इंस्टिंक्चुअल नीड्स होते हैं. हमें भूख लगी, हमने खाना खा लिया, ये हमारी एनिमल रियलिटी है. लेकिन हमें भूख लगी, नहीं आज मुझे ये खाने की इच्छा नहीं हो रही, आज मुझे पिज्ज़ा खाने की इच्छा नहीं हो रही, आज मुझे बर्गर खाने की इच्छा हो रही है. ये हमारी ह्यूमन रियलिटी है. हमारी ह्यूमन रियलिटी जो है वो एनिमल रियलिटी से ज़्यादा डेवलप्ड है. हमारी ह्यूमन रियलिटी में हमें क्लियरली पता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए. तो डिजायर को हमारी एनिमल डिजायर से विन करना चाहिए. एंड ऑल डिजायर इज डिजायर फॉर अ वैल्यू. द सुप्रीम वैल्यू फॉर एन एनिमल लाइफ इज इट्स एनिमल लाइफ. All the desires of an animal are in the final analysis a function of its desire to preserve its life. Animal desire की सबसे सुप्रीम वैल्यू क्या है? उसकी खुद की लाइफ. उसका जितना भी डिजायर है वो इस तरफ डायरेक्टेड नहीं कि अच्छा उसे क्या कपड़े पहनना है, उसे क्या खाना है. नो, उसका सुप्रीम डिजायर है कि वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व करके रखे. तो जो भी उसको मीन्स दिखते हैं अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए वो सारे काम कर लेता है. उसके अलावा एनिमल कोई और काम नहीं करता. लेकिन ह्यूमंस ऐसे नहीं है. Human desire must win out over this desire for preservation. तो हमारी human desire जो है, अगर हमें, क्योंकि human desire is above animal desire, तो हमें preservation वाली स्टेज से ऊपर आना पड़ेगा. Animals की only desire is to preserve themselves. They don't have all these desires की उन्हें आज क्या कपड़े पहनना है, नहीं आज तो ये खाने की नहीं, आज वो खाने की इच्छा हो रही है, चलो लेट्स डू दिस. नो, आज ये गेम नहीं दूसरा गेम खेलते. हमारी डिजायर्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ह्यूमन डिजायर्स. तो ह्यूमन डिजायर्स के एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारे प्रिजर्वेशन वाली स्टेज से ऊपर आना पड़ेगा.
जब तक हम हमारे प्रिजर्वेशन वाले स्टेज में रहेंगे, तब तक हम एनिमल डिजायर बन के रहेंगे, तब तक हमारी एनिमल रियलिटी रहेगी. नाउ मैन्स ह्यूमैनिटी कम्स टू लाइट ओनली इन रिस्किंग हिज लाइफ टू सेटिस्फाई हिज ह्यूमन डिजायर, दैट इज हिज डिजायर डायरेक्टेड टुवर्ड एन अदर डिजायर. हमारी डिजायर, हमारी ह्यूमन डिजायर, हमारी ह्यूमन रियलिटी कब लाइफ आती है? जब हम किसी दूसरे डिजायर को, मतलब हम अपने डिजायर को रिस्क में डालते हैं. The human desire, that is, this desire directed toward another desire. Now, to desire a desire is to want to substitute oneself for the value desired by this desire. For without this substitution, one would desire the value, the desired object, and not the desire itself. To desire the desire of another is, in the final analysis, is to desire that the value that I am or that I represent be the value directed to desired by the other. I want him to recognize my value as his value. I want him to recognize me as an autonomous value. अगर हमें हमारी, देखो, एनिमल्स को फर्क नहीं पड़ता वेदर दे गेट दिस आइडेंटिटी और नॉट. दूसरा एनिमल उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं. वी वांट दैट. वी वांट टू बी रिकग्नाइज्ड. वी वांट टू बी सीन. एक समय के लिए, एक मोमेंट के लिए, लेट्स जस्ट थिंक वन थिंग. देयर इज वन मॉर्निंग, एक सुबह हम उठे, नोबडी इन द हाउस इज सीइंग यू. योर पेरेंट्स, वो आपको देख नहीं रहे हैं, आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं. इट्स लाइक यू आर नॉट एग्जिस्टिंग फॉर देम. ऐसे केस में यू डू हैव अ डिजायर, व्हाई आर दे नॉट टॉकिंग टू मी, Why are they not looking at me? तो हमें हमारे ओरिजिन के लिए, हमें हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस को ओरिजिनेट करने के लिए दूसरे पर्सन का रिकग्निशन चाहिए होता है. दैट आई एज अ बीइंग इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग. मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ. तो हमारे पास एक फाइट टू डेथ होता है फॉर दिस रिकग्निशन. टू स्पीक ऑफ द ओरिजिन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नेसेसरीली टू स्पीक of a fight to the death for recognition. हम क्या करते हैं? हमारे प्योर प्रेस्टीज के लिए we fight for death for this recognition. Now this is not in a literal sense कि हम सच में भी fight for death करते हैं, but this is just what we are trying to say here. तो हम हमेशा दूसरे डिज़ायर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं. ये डिज़ायर जो है वो डिज़ायर्ड डिज़ायर होता है. हमें रिकग्निशन का डिज़ायर रहता है. हम सीख करते हैं रिकग्निशन बाय द अदर, और उसी तरह से हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो ओरिजिन में आती है. And consequently to put the life of the other in danger in order to be recognized by the other, to impose itself on the other as a supreme value. Accordingly their meeting can be fight to death. ये सिर्फ तभी हो सकता है. अब यहाँ पर मास्टर स्लेव डायलेक्टिक के दो फेमस मीनिंग्स निकाले गए हैं. एक तो है कि मास्टर एंड स्लेव की, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो दो फेमस मीनिंग्स का मतलब है कि हम मास्टर और स्लेव की स्टोरी तो पढ़ ही रहे, पर ये मास्टर और स्लेव जो है वो एक तरीके से हमारे अपने इंटरनल माइंड की ह्यूमन डिजायर वर्सेस द एनिमल डिजायर है, जिसमें हमारे एनिमल डिजायर और ह्यूमन डिजायर के बीच में एक फाइट टू डेथ होती है. तो हमारे फाइट टू डेथ मतलब हमारी ह्यूमन रियलिटी और एनिमल रियलिटी में एक फाइट होती है, जिसमें एनिमल रियलिटी को बेसिकली गिव अप करना पड़ता है. एंड हमारी इट विल नॉट डाई, इट विल नॉट डाई. यहाँ पर ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट विल नॉट डाई, लेकिन एक फाइट टू डेथ होती है जिसमें हमारी एक रियलिटी जो है वो गिव अप कर देती है. तो जैसे मान लेते हैं एक इन्फेंट होता है, छोटे बेबीज होते हैं, दे डोंट हैव दैट ह्यूमन रियलिटी एग्जिस्टिंग. अभी उनकी लाइफ में सिर्फ एक एनिमल रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है. दे विल क्राई व्हेन दे आर हंग्री. उन्हें जो खाने को दे दिया जाए दे विल ईट इट एंड दैट्स ऑल. दे विल स्लीप. उनकी कोई ह्यूमन डिजायर नहीं है. दे डोंट थिंक ऑफ देमसेल्व्स कि आज मैं ये कपड़े पहनूं, आज मुझे बाथ टब में नहीं नहाना, आज मुझे शावर से नहाना है, मैं आज पार्क नहीं जाना चाहता, मैं आज थिएटर जाना चाहता हूँ. बेबीज़ को ये डिज़ायर्स नहीं होती, क्योंकि बेबीज़ में भी एग्जिस्टेंट होती है उनकी एनिमल रियलिटी. तो मास्टर स्लेव डायलेक्टिक जो है वो कहीं ना कहीं इन दो तरीकों से समझा गया है. ओके, नाउ तो ये चीज़ हमने समझ ली कि एक फाइट टू डेथ होनी चाहिए, और उस फाइट टू डेथ के बाद ही हमें रिकग्निशन मिलेगा, हम लोग रिकग्नाइज कर पाएंगे. In order that the human reality come into being as recognized reality, both adversaries must remain alive after the fight. Now this is possible only on the condition that they behave differently in this fight. Okay, अब यहाँ पे now to recognize him thus is to recognize him as his master and to recognize himself and to be recognized as the master slave. जब इस दो चीज़ों के बीच में फाइट हो रही है, फाइट टू डेथ हो रही है, तो उसमें से एक गिव अप करना ज़रूरी है. एक का गिव अप करना ज़रूरी है. अगर एक चीज़ जो है वो गिव अप नहीं करेगा तो वो दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करेगा. तो बेसिकली होती तो फाइट टू डेथ है, लेकिन उसमें से एक को गिव अप करना पड़ता है, जिससे कि दूसरा जो होता है वो विनर हो जाता है. उसको विनिंग पोजीशन ही क्यों मिलती है? क्योंकि दूसरे पर्सन ने गिव अप कर दिया. अब जब दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है, देयर इज नो बडी अदर प्रेजेंट, सिर्फ दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है. तो जिन दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है, अब अगर दोनों में से कोई एक चले जाता है, मान लो हार के चले जाता है, अब अगर वो वहाँ पर रहेगा ही नहीं, तो हु विल एक्नॉलेज द अदर पर्सन कि हाँ तुम जीत चुके हो. दूसरे पर्सन के एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है कि ये ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को रियलाइज़ करें दैट
इन अ फाइट टू डेथ दोनों में से किसी एक का बचे रहना जरूरी है. तो मैन इज नेवर सिंपली अ मैन, या तो वो मास्टर है या वो स्लेव है. वो सिर्फ सोशल रियलिटी में, सोसाइटी में ह्यूमन है, एटलीस्ट इन इट्स ओरिजिन, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इम्प्लाइन एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी और एन एलिमेंट ऑफ स्लेवरी ऑफ autonomous existences and dependent existences. And that is why to speak of the origin of self-consciousness is necessarily to speak of the autonomy and dependence of self-consciousness of mastery and slavery. अब जो ये हमारी fight to death हो रही है, इसमें से अगर कोई भी एक so if man is nothing but is becoming, if his human existence in space is his existence in time or is time, if the revealed human reality is nothing but universal history, that history must be the history of the interaction between mastery and slavery. The historical dialectic is the dialectic of master and slave. But if the opposition of thesis, antithesis is meaningful only in the context of their reconciliation by synthesis, if history necessarily has a final term, if a man who becomes must culminate in a man who has become, if desire must end in satisfaction, if the science of man must possess the quality of a definitively and universally valid truth, the interaction of master and slave must finally end in the dialectic overcoming of both of them. तो यहाँ पर ये एक प्रूफ है जहाँ पर कहीं ना कहीं ये बोला गया है. नाउ ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला कि देयर आर टू पॉपुलर ओपिनियंस अबाउट इट, ठीक है. तो यहाँ पर मास्टर एंड स्लेव जो है, हीगल एक तरीके से मास्टर एंड स्लेव की हेल्प से हमारे दो इनर माइंड्स, इनर वर्ल्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि मास्टर, ये जो डायलेक्टिक है, डायलेक्टिक बेसिकली क्या प्रोसेस होती है जिसमें कि एक हमारा थीसिस होता है, एक हमारा एंटी थीसिस होता है, और दोनों ऑपोजिट चीज़ है, दोनों आपस में क्लैश करते हैं, और क्लैश करने के बाद उन दोनों का एक सिंथेसिस प्रोड्यूस होता है. दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक इज. ओके, एंड नाउ to begin with, the man who wants to be recognized by another in no sense wants to recognize him in turn. होता क्या है कि दोनों के बीच में एक फाइट टू डेथ हो रही है, उसमें से एक ने गिव अप कर दिया, वो रिकग्नाइज करता है दैट यू, जैसे ए और बी के बीच में डेथ, फाइट टू डेथ हो रही है, बी ने गिव अप कर दिया, बी रिकग्नाइजेज ए एज द विनर, लेकिन ए डज नॉट रिकग्नाइज बी. ए जो है वो बी की एग्जिस्टेंस को ही रिकग्नाइज नहीं करता है. तो ए जो है वो अपने आप में एक विनर है. ए बिकम्स द मास्टर, बी बिकम्स द स्लेव, जिसमें कि मास्टर स्लेव को रिकग्नाइज नहीं करता. लेकिन मास्टर कैसे बना? सिर्फ इस वजह से बना क्योंकि स्लेव ने उसको मास्टर रिकग्नाइज करा. To begin with, self-consciousness is simple or undivided being for itself. It is identical to itself by excluding from itself everything other. Its essential reality and its absolute object are for it I isolated from everything and opposed to everything that is not I. And in this immediacy, in this given being that is not produced by an active creative process of its being for itself, sense consciousness is particular and isolated. What is for its existence as an object without essential reality, as an object marked with the character of a negative entity. But in the case we are studying, the other entity too is a self-consciousness. A human individual comes face to face with a human individual, meeting thus immediately these individuals exist for one another as common objects. They are autonomous concrete forms. Consciousness speaks submerged in the given being of animal life. For it is as animal life that the merely existing object has here presented itself. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों जो अभी आपस में आके एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, the other recognizes the other just a common object as something else. तो जब वो आपस में दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से हॉस्टाइल है, डेंजरस है. एक जो है वो दूसरे को एक एनिमल की तरह देख रहा है जिसे कि डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, और तभी वो अपनी ऑटोनॉमस वैल्यू जो है वो मेंटेन कर पाएगा. तो ये अब यहाँ पर हम दो इंडिविजुअल्स की उससे ये बात समझ रहे हैं, मास्टर स्लेव से, कि दो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जिसमें एक जो है वो दूसरे को एक एनिमल की तरह देखता है और उस एनिमल को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है. ओके, तो जो दोनों ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं वो अपने बारे में तो सर्टन है लेकिन दूसरे पर्सन के बारे में सर्टन नहीं है. ओके, और इसी वजह से and that is why his own subjective certainty of himself does not yet possess truth, that is, does not yet reveal a reality, or in other words, an entity that is objectively, intersubjectively, that is universally recognized and hence existing and valid. तो अगर truth को subjective certainty तक पहुंचना है, उसे क्या करना पड़ेगा कि एक ऑटोनॉमस ऑब्जेक्ट की तरह उसे रिकग्निशन की जरूरत है बाय द अदर बीइंग. तो इन दोनों के बीच में एक फाइट टू डेथ होगी, जिसमें से एक मैन जो है वो गिव अप करेगा, दूसरे पर्सन को रिकग्नाइज करेगा एज एन ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बीइंग.
The first man who meets another man for the first time already attributes an autonomous absolute reality and an autonomous absolute value to himself. We can say that he believes himself to be a man and that he has subjective certainty of being a man. But his certainty is not yet knowledge. उस subjective certainty को knowledge में confirm करना जरूरी है. तो द वैल्यू दैट ही एट्रीब्यूट्स टू हिमसेल्फ कुड बी इल्यूजरी. हो सकता है कि वो अपने आप को एज ह्यूमन सोच रहा है बट वो नहीं है. नाउ दिस इज ऑल समथिंग एल्स, लेकिन हम इसको ह्यूमन एंड मास्टर एंड स्लेव से समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसका खुद का आइडिया जो है वो हो सकता है झूठा है, फॉल्स है, गलत है. उस आइडिया को ट्रूथ बनने के लिए सब्जेक्टिव सर्टेनिटी से उसको एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखिए, एक मॉर्निंग आप उठे और आपको कोई भी रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, कोई आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा है, आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, आपको कुछ आपसे बात नहीं कर रहा है. आपने कुछ पूछा तो आपको कोई जवाब में आंसर भी नहीं बोला, ना आपकी तरफ कोई मुड़ के देख रहा है. तो जब तक आपको उस दूसरे पर्सन का रिकग्निशन नहीं मिलेगा, आप अपने आप को डाउट करेगी, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ, कहीं ये सब झूठ तो नहीं है, एम आई रियली देयर. तो एम आई रियली देयर को इस्टेब्लिश करने के लिए कि येस आई एम एन इंडिविजुअल जो एग्जिस्ट कर रहा है एक ह्यूमन इंडिविजुअल की तरह, उसके लिए हमें क्या जरूरी है, दूसरे पर्सन का रिकग्निशन जरूरी है. He must transform the natural world in which he is not recognized into a world in which its recognition takes place. This transformation of the world that is hostile to a human project in a world in harmony which is this project is called action. हमें एक्शन करना जरूरी है. हमें रिकग्निशन के लिए एक्शन करना जरूरी है. अगर कोई देख नहीं रहा, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, हम क्या करेंगे, हम इमीडिएटली बोलेंगे हेलो आई एम हियर, हेलो आई वांट अ कप, हेलो आई वांट अ स्पून. हमने क्या करा, एक एक्शन किया जिससे हमें रिकग्निशन मिला. उस एक्शन से हमने हमारे आसपास के नेचुरल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करा एक ऐसे वर्ल्ड में जिससे कि लोग हमें रिकग्नाइज करने लगे. अब सबसे पहले क्या होगा, द फर्स्ट इट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ फाइट टू द डेथ बिटवीन टू बीइंग्स दैट क्लेम टू बी मैन, अ फाइट फॉर प्योर प्रेस्टीज कैरिड ऑन द सेक ऑफ recognition. The manifestation of the human individual taken as pure abstraction of being for itself, consistent showing itself as being the pure negation of its objective or thingish mode of being, and उसकी existence को determine करना है. एक necessarily fight होगी, fight to death होगी, उसमें से जो जीतेगा वो दूसरा पर्सन उस विनर को रिकग्नाइज करेगा. दिस मैनिफेस्टेशन इज अ डबल एक्टिविटी ऑफ द अदर एंड एक्टिविटी बाय वन सेल्फ. तो ये मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, एक दूसरे पर्सन ने भी रिकग्नाइज किया कि यस यू आर द विनर, हमने भी रिकग्नाइज किया कि मैंने उस पर्सन को हरा दिया है एंड मैं खुद विनर हूँ. तो now they come to light, that is they prove themselves, they transformed the purely subjective certainty that each has of his own value into objective or universally valid and recognized truth. वो अपनी reality को एक objective reality में change करता है from that subjective truth. Now the human reality is created, constituted only in the fight for recognition and by the risk of life that it implies. Risk तो होगा, it's a fight to death. The truth of man or the revelation of this reality therefore presupposes the fight to the death, and that is why human individuals are obliged to start this fight. For each must raise its objective certainty for existing for self to the level of truth. अपनी subjective certainty को उन्हें objective reality truth तक पहुंचाना है, और वो सिर्फ कब होगा, जब वो अपनी life को risk पे डाल के एक fight to death में part बनेंगे. And it is only through the risk of life that freedom comes to light, and it becomes clear that the essential reality of self-consciousness is not given being, mode in which not given being, nor the immediate mode in which man first comes to sight, nor submersion in the existence of animal life, that there is on the contrary nothing given in self-consciousness that is anything but a passing constituent element of for it. Other words, only by the risk of life does it come to light that self-consciousness is nothing but pure being for itself. The human individual that has not dared to risk his life can be sure recognized as a human person, but he has not attained the truth of this fact of being recognized as an autonomous self-consciousness. Hence, each of the two main individuals must have the death of the other as his goal. Now, ये थोड़ा सा हो सकता है कि all of this जो language है that may be a little difficult to understand, but मतलब ये fight to death के कारण ही recognition मिलेगा, और इसमें आप उसकी लाइफ को रिस्क पे डालना पड़ेगा. लेकिन अगर सब्जेक्टिव सर्टेनिटी को certainty को अगर ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में
ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए ये फाइट टू डेथ होना ज़रूरी है, उसके लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, तभी दूसरे पर्सन से रिकग्निशन मिलेगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उस दूसरे पर्सन की फाइट टू डेथ तो है, लेकिन इसमें से एक पर्सन को गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि फाइट टू डेथ है तो दोनों में से कोई भी नहीं रुकेगा जब तक वो जीतेंगे नहीं। लेकिन अगर बीच में एक पर्सन मान लेते हैं हार मान लेता है तो वो ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है कि बिना उसके हार मारे वो रिकग्निशन नहीं देगा। अब मान लो दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है, 100 लोग नहीं है, सिर्फ 2 लोग वहां पर प्रेजेंट है, तो दोनों लोगों में से अगर एक पर्सन नहीं रहेगा वहां पे एक्नॉलेज करने के लिए कि यस मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम जीत गए हो, यू आर द विनर एंड यू आर द मास्टर, तो इसके लिए इस फाइट टू डेथ में क्या ज़रूरी है कि एक पर्सन जो है वो जिंदा रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो ये रिकग्निशन नहीं मिल पाएगा। सो in the fight, consciousness is completely done away with, for man is nothing more than an inanimate body after his death। अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसमें कुछ नहीं। तो अब ये दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है, अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स इट वोंट वर्क, क्योंकि रिकग्निशन फिर भी नहीं मिलेगा। अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो भी रिकग्निशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिकग्नाइज करने के लिए हारने वाला रहेगा ही नहीं। तो अब देखो, एंड इफ वन ऑफ द एडवर्सरीज रिमेन्स अलाइव बट किल्स द अदर, ही कैन नो लॉन्गर बी रिकग्नाइज्ड बाय द अदर। अगर वो खुद जिंदा रह के दूसरे को मार देगा तो उसे उस दूसरे पर्सन से रिकग्निशन नहीं मिलेगा। The man who has been defeated and killed does not recognize the victory of the conqueror। कि जिसको मार दिया गया है वो तो अब मर गया ना, वो तो एक बॉडी के अलावा, एक मटेरियल चीज के अलावा उसमें कोई कॉन्शियसनेस है ही नहीं, तो वो दूसरे पर्सन को रिकग्नाइज नहीं करेगा कि यस यू आर द विनर। तो डेथ के थ्रू हम इस रिकग्निशन तक, हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। हमारी सब्जेक्टिव सर्टेनिटी को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बनाने के लिए किसी एक एडवर्सरी का जो दो लोग जिंदा थे उनमें से किसी, जो दो लोग फाइट टू डेथ कर रहे थे उनमें से किसी एक का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तभी वो दूसरा पर्सन जो हार चुका है वो जीतने वाले को रिकग्निशन देगा कि यस यू आर द विनर। हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं, दोनों ही किल हो जाते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, इसमें कोई भी मास्टर कोई भी स्लेव नहीं है। अगर उसमें से स्लेव मर जाता है तो मास्टर को रिकग्निशन नहीं मिलेगा, और अगर मास्टर मर जाता है तो भी उसको क्या ही मिलेगा, वो तो मर गया। आप स्लेव रिकग्नाइज भी कर ले कि वो जीत चुका है, मतलब मास्टर जीत चुका है, तो उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मास्टर हिमसेल्फ इज डेड। सो अब ये हमने मास्टर एंड स्लेव के बारे में तो समझ लिया। So now their murderous action is abstract negation. It is not negation by consciousness which overcomes in such a way that it keeps and preserves the overcome entity, and for that very reason survives the fact of being overcome. This overcoming is dialectical. To overcome dialectically means to overcome by preserving what is overcome. It is sublimated in by what overcoming which preserves, or that preservation which overcomes. तो ये dialectical का मतलब क्या होता है? dialectical का मतलब ही ये है कि दोनों लोग जो फाइट टू डेथ कर रहे हैं उसमें से कोई एक जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, वो मर नहीं जाता है, तो इसको कहते हैं टू ओवरकम डायलेक्टिकली। जैसे मान लो थीसिस और एंटीथीसिस में फाइट हो रही है, तो ऐसा नहीं है अगर एंटीथीसिस ही डेड हो जाएगा तो फिर, मतलब जैसे कि थीसिस और एंटीथीसिस दोनों ऑपोजिट चीज है, दोनों में से मान लो एंटीथीसिस हट ही गया हमेशा के लिए, तो थीसिस को रिकग्निशन ही नहीं मिलेगा कि यस इट इज अ थीसिस, क्योंकि उसके ऑपोजिशन में एंटीथीसिस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टू ओवरकम डायलेक्टिकली का मतलब होता है कि जब दो लोगों में फाइट टू डेथ हो रही है तो उसमें से एक जो है वो अपने आप को प्रिजर्व कर लेगा, वो हार जाएगा। ठीक है, हारेगा कैसे? वो गिव अप कर लेगा बेसिकली। तो डायलेक्टिकली का मतलब है कि अगर उसने, मतलब अगर जो एक पर्सन है उसने दूसरे पर्सन को मार दिया तो एवरीथिंग इज स्टिल फिनिश्ड। वहां पे वो खुद भी मास्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि उसने अपने ही स्लेव को मार दिया। तो जब उसका स्लेव ही प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको मास्टर का टाइटल कौन देगा? दोनों लोगों में से। तो टू डायलेक्टिकल मास्टर स्लेव डायलेक्टिक का मतलब है कि डायलेक्टिकली जीतने के लिए मास्टर स्लेव को नहीं मार सकता, स्लेव का जिंदा रहना जरूरी है, दैट इज व्हाट इज टू ओवरकम डायलेक्टिकली। देयरफॉर इफ it does the man of the fight no good to kill his adversary, he must overcome him dialectically,
he must overcome dialectically without killing the other person. He must leave him life and consciousness and destroy only his autonomy. सिर्फ उसकी जो मास्टर है उसको स्लेव की, मास्टर और स्लेव में फाइट हो रही है, अगर मास्टर ने स्लेव को मार दिया तो स्लेव, मास्टर के लिए काम करने वाला कौन बचेगा? तो मास्टर को अगर डायलेक्टिक, मास्टर को जीतना है तो उसको डायलेक्टिकली जीतना पड़ेगा, उसको स्लेव को काम करवाना पड़ेगा, स्लेव को जिंदा रखना पड़ेगा फाइट में, जिससे कि स्लेव की सिर्फ फ्रीडम मास्टर के हाथ में आ जाए, बाकी स्लेव जो है वो स्लेव बनेगा ही तब जब उसकी फ्रीडम मास्टर के हाथ में आएगी। अगर उसकी लाइफ भी स्लेव की मास्टर के हाथ में आ गई तो फिर मास्टर मास्टर नहीं रहा, स्लेव स्लेव नहीं रहा। तो डायलेक्टिकली ओवरकम करने का मतलब है कि एक ऐसे तरीके से ओवरकम करना है जिसमें से एक जो है वो दूसरे को मार नहीं देता है, दूसरा जो है वो जिंदा रहता है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पे हीगल एक टर्न लेता है, मास्टर स्लेव हो गया, मास्टर ने स्लेव को हरा दिया, उसको जिंदा रखा, स्लेव ने मास्टर को रिकग्निशन दे दिया, अब मास्टर जो है वो जीत गया है, वो विक्टर है, और जो स्लेव है वो एक तरीके से हार चुका है, उसने अपनी ऑटोनॉमी, उसने अपनी फ्रीडम क्या करी है, मास्टर को जाकर दे दी है। अब स्लेव सिर्फ वही करेगा जो मास्टर उसको बोलेगा, तो मास्टर जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस हो गई, स्लेव जो है वो एक डिपेंडेंट कॉन्शियसनेस हो गई, वो अपने मास्टर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो द स्लेव इज द डिफीटेड एडवर्सरी हु हैज नॉट गॉन ऑल द वे इन रिस्किंग हिज लाइफ, तो वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से खत्म ना करते हुए उसने पहले ही गिव अप कर दिया। हु हैज नॉट अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द मास्टर्स, मास्टर्स ने क्या करा, मास्टर्स तो लड़ता रहा, मास्टर क्या करेगा, मास्टर लड़ता रहेगा, कब तक दोनों लड़ते रहेंगे, कब तक, जब तक एक की डेथ नहीं हो जाए। लेकिन अगर उसमें से एक पर्सन गिव अप कर लेता है कि आई गिव अप, तो व्हाट हैपेंड वाज कि मास्टर और स्लेव का रिलेशन फॉर्म हो गया। अगर दोनों ही पर्सन में से कोई एक पर्सन गिव अप नहीं करता तो मास्टर और स्लेव ही फॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि स्लेव मर जाता तो मास्टर के पास रिकग्निशन के लिए स्लेव नहीं बचता। स्लेव ने क्योंकि अपनी खुद की विक्ट्री को गिव अप कर दिया, और मास्टर ने ऐसा नहीं किया, मास्टर तो एंड समय तक लड़ता रहा, इस वजह से वो मास्टर बन पाया, क्योंकि वो लड़ता रहा, उसने गिव अप नहीं किया, लेकिन स्लेव ने कर दिया इसलिए वो स्लेव बन गया। तो मास्टर इज एक्सिस्टिंग फॉर इटसेल्फ, स्लेव इज एक्सिस्टिंग इन इटसेल्फ फॉर द मास्टर ओनली। उसने अपनी फ्रीडम मास्टर को जाकर दे दी, वो मास्टर को ह्यूमन डिग्निटी, मास्टर की रियलिटी को एक्नॉलेज करके स्लेव सिर्फ वही काम करता है जो मास्टर उसे करने को बोलता है। तो मास्टर जो है मास्टर जो है उसको वो मास्टर तभी बना जब उसको स्लेव का रिकग्निशन मिला, बिना स्लेव के रिकग्निशन के मास्टर नहीं बन सकता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, मास्टर का नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ जो कांटेक्ट है वो मीडिएटेड कांटेक्ट है, वो इमीडिएट कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि स्लेव उसको दे रहा है। जैसे मान लेते हैं मास्टर का एक लैंड है, ठीक है, उस पर खेती कर रहा है कौन, स्लेव। तो अब यहाँ पे मास्टर का अपने लैंड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वो उसका इमीडिएट कांटेक्ट कैसे है, उस लैंड के फ्रूट्स उसे कौन लाके दे रहा है, स्लेव। स्लेव उस पे खेती कर रहा है, उस पे चीजें उगा रहा है, और स्लेव लाकर, स्लेव के मीडिएशन की वजह से मास्टर अपने लैंड के साथ, अपने लैंड खुद, अपने खुद की जो प्रॉपर्टी है उसके जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर के बता रही है, वो उसके थ्रू आ रही है। तो स्लेव का जो इन्वायरमेंट है वो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, लेकिन मास्टर का जो इन्वायरमेंट है वो मीडिएटेड है। स्लेव का इमीडिएट है, मास्टर का मीडिएटेड है, मीडिएट बाय द स्लेव। स्लेव के कारण मास्टर अपने खुद के लैंड से टच में है। द मास्टर इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट एनिमल्स, ऑन द वन हैंड अ थिंग टेकन एज सच दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, ऑन द अदर हैंड द कॉन्शियसनेस फॉर व्हिच थिंगनेस इज द एसेंशियल एंटिटी, दैट इज टू द slave who by refusing the risk bind himself completely to the things on which he depends. The master on the other hand sees in these things only a simple means of satisfying his desire. तो जो मास्टर के आसपास का एनवायरमेंट है वो सिर्फ उसको देख रहा है कि अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, और वो डिजायर किसकी वजह से फुलफिल हो पा रही है, स्लेव के कारण। So master is the immediate relation of being for itself, and he now after his victory over the slave exists at the same time as mediation, that is being for itself, that exists only through an other entity. तो वो एक तरीके से being for itself और being in itself कैसे हुआ, वो being in itself इसी वजह से हुआ क्योंकि वो सिर्फ slave की recognition की वजह से master है।
तो immediately to both to the thing and to the slave and is a mediated way to each of the true to other. तो मास्टर एक अपनी चीज के साथ कैसे कनेक्टेड है, अपनी जैसे यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले, तो जो मास्टर है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ कैसे कनेक्टेड है, सिर्फ तभी जब स्लेव उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर रहा है, स्लेव उसके ऊपर खेती कर रहा है. सो मास्टर का जो रिलेशनशिप है उसकी चीज के साथ वो मीडिएटेड है, मीडिएटेड बाय द स्लेव. और स्लेव का जो रिलेशनशिप है वो इमीडिएट है, वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ इमीडिएट है. तो मास्टर एक तरीके से स्लेव के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि उसे स्लेव का रिकॉग्निशन चाहिए. और स्लेव जो दूसरी तरफ है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक चेंज आया. मास्टर और स्लेव तो बन गए, लेकिन अब मास्टर को रिकॉग्निशन मिला सिर्फ स्लेव की वजह से, लेकिन मास्टर स्लेव को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है. तो मास्टर को एक नॉन थिंग से रिकॉग्निशन मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ स्लेव क्या है, स्लेव को तो मास्टर की रिकॉग्निशन की जरूरत ही नहीं है. स्लेव को रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन उसने क्या करा, अपनी मेहनत से पूरे अपने नेचुरल वर्ल्ड को, अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर लिया. किसके कंजम्पशन के लिए, मास्टर के कंजम्पशन के लिए. तो अब स्लेव ने क्या करा, देखो मास्टर को रिकॉग्निशन से स्लेव के कारण मिल रहा है. अगर स्लेव नहीं होगा तो मास्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन स्लेव तो बिना मास्टर के रिकॉग्निशन के एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब यहाँ पे टर्न हुआ कि स्लेव जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई, ऑटोनॉमस थिंग बन गई, क्योंकि उसको मास्टर के रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है. और मास्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, स्लेव के ऊपर. स्लेव ने सारा काम किया, तो उसका एक कॉन्टैक्ट था नेचुरल वर्ल्ड के साथ, जिसकी वजह से उसने पूरे नेचुरल वर्ल्ड को अपने आसपास ट्रांसफॉर्म कर लिया, और फिर वो बन गया द रियल मास्टर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. जबकि मास्टर सिर्फ स्लेव का मास्टर है, एक नॉन थिंग का मास्टर है. तो स्लेव नॉन थिंग क्यों है, क्योंकि मास्टर ने स्लेव को रिकॉग्निशन ही नहीं दिया एज अ बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग. तो इसीलिए स्लेव तो एक नॉन थिंग हो गया, वो उस नॉन एग्जिस्टेंट हो गया. तो मास्टर को रिकॉग्निशन, मास्टर का डिजायर क्या था, एक नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, एक नॉन थिंग मास्टर का डिजायर. लेकिन स्लेव का डिजायर जो है वो है उसका मास्टर, वो है उसकी नेचुरल वर्ल्ड, जो कि अपने आप में एज थिंग्स एग्जिस्ट कर रही है. और इसी वजह से मास्टर को स्लेव के बिना कोई रिकॉग्निशन नहीं देगा, क्योंकि मास्टर ने तो कोई काम ही नहीं किया, सारा काम किया स्लेव ने. तो मास्टर ने क्या करा, सिर्फ अपने फ्रूट्स को एंजॉय किया. जो स्लेव ने जो काम किया सिर्फ उसे मास्टर ने एंजॉय किया और अपने आप को उससे सेटिस्फाई किया. तो इसी वजह से मास्टर जो है, जिसको मिलनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस, एक्चुअली अब वो एक डिपेंडेंट बीइंग है ऑन द मास्टर. मास्टर के ऊपर किन चीजों के लिए डिपेंडेंट है, उसके कॉन्शियसनेस के लिए भी और उसके सराउंडिंग वर्ल्ड के लिए भी, उसके सारे काम के लिए भी. लेट्स से जो स्लेव उसको करके दे रहा है. दूसरी तरफ स्लेव अब एक इंडिपेंडेंट बीइंग हो गया है, वो अब मास्टर को नहीं, उसने नेचुरल वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया है, नेचुरल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, जिसकी वजह से, और स्लेव को रिकॉग्निशन भी किससे मिल रहा है, नेचुरल वर्ल्ड से रिकॉग्निशन मिल रहा है. तो स्लेव अब अपने आप में एक वेल रिकॉग्नाइज थिंग हो गया, और मास्टर को रिकॉग्निशन तो मिल रहा है, लेकिन एक नॉन थिंग से उसको मास्टर को रिकॉग्निशन मिल रहा है. और स्लेव ने जो काम किया है उसके काम को एक्नॉलेज इज एवरीबडी डूइंग दैट. तो ये है मेन मास्टर एंड स्लेव का डायलेक्टिक. That is what is everything. If you go and reading this, मैं scroll भी करती जा रही हूँ. If you go and reading this, that is all the points that are written. तो मास्टर सिर्फ अपने आप को मास्टर कंसिडर करता है और उसे स्लेव उसको मास्टर की तरह रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन स्लेव जो है वो खुद के बारे में भी रियलाइज करता है. और साथ ही साथ जो नेचुरल वर्ल्ड है वो भी रिकॉग्निशन किसको देता है, मास्टर को नहीं, क्योंकि मास्टर ने तो अपने नेचुरल वर्ल्ड के साथ कभी कांटेक्ट ही नहीं किया. नेचुरल वर्ल्ड रिकॉग्निशन देता है स्लेव को, क्योंकि स्लेव ने नेचुरल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया है. तो रिकॉग्निशन जो मास्टर को चाहिए था, फाइट टू डेथ तो हुई, स्लेव ने गिव अप तो कर दिया, लेकिन फिर भी रिकॉग्निशन किसको मिला, मास्टर को मिला. द मास्टर देयरफॉर वाज ऑन द रॉन्ग ट्रैक आफ्टर द फाइट दैट मेड हिम अ मास्टर. ही इज नॉट व्हाट ही वांटेड टू बी इन द स्टार्टिंग दैट फाइट. तो जो उसे एक्चुअली में बनना था वो मास्टर वो बन ही नहीं पाया. Therefore, it can be satisfied only by recognition that the man who behaves as master will never be satisfied. उस मास्टर को कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज पहली बात तो उसको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है स्लेव के बिना. दूसरी तरफ मास्टर ने अपने नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, वो सारा काम किया है स्लेव ने. तो स्लेव
कि reality becomes the objective reality, slave becomes the master of the natural world, and slave becomes recognized by the natural world, जबकि master को recognize कर रहा है सिर्फ और सिर्फ slave. तो consciousness has come into being, therefore he is not subjectively certain. That is what is everything. You can go on reading this. So अब जो free man हो गया वो हो गया है slave. Slave who has overcome his slavery. If idle mastery is an impasse, laborious slavery in contrast is the source of all human social historical progress. तो history भी क्या है? History is the history of the working slave. क्योंकि सारा ट्रांसफॉर्मेशन का काम स्लेव ने किया है, मास्टर ने नहीं, इसलिए हिस्ट्री जो है वो भी वर्किंग स्लेव की हिस्ट्री ही है. सो दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मास्टर एंड द स्लेव. एंड दैट स्लेव जिसको तो रिकग्निशन नेचुरल वर्ल्ड से मिला, लेकिन मास्टर को तो रिकग्निशन अपने स्लेव के अलावा किसी से भी नहीं मिला. तो स्लेव जो है वो ह्यूमन सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोग्रेस करता है, एंड ओनली आफ्टर दैट slave becomes and creates history and not the master. ये जो है वो है slave का advantage. तो slave अब slave होना बंद कर दिया, उसने अपने आप को ओवरकम कर लिया, उसने अपने नेचुरल वर्ल्ड को ओवरकम कर लिया, उसने नेचुरल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसे नेचुरल वर्ल्ड से रिकग्निशन मिल गया. जबकि मास्टर जो है अब वो एक डिपेंडेंट कॉन्शियसनेस रह गया, वो स्लेव के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रिकग्निशन के लिए. उसने अपने नेचुरल वर्ल्ड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा, उसने कोई हिस्ट्री नहीं बनाई, और इसलिए मास्टर जो है उसका काम किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, और स्लेव को एवरीबडी एक्नॉलेज्ड. तो यहाँ पर समराइज करने के लिए हम देख लेते हैं. टू बी श्योर दिस वर्क बाय इटसेल्फ डज नॉट फ्री हिम. इन ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय दिस वर्क द स्लेव ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ too, thus creates the new objective conditions that permit him to take up once more the liberating fight for recognition that he refused in the beginning for fear of death. Thus, in the long run, all slavish work realizes not the master's will, but the will at first unconscious of the slave, who finally succeeds where the master necessarily fails. Therefore, it is indeed the originally dependent, serving and slavish consciousness that in the end realizes and reveals the ideal of autonomous self-consciousness, and is thus its truth. सो स्लेव अब ट्रांसफॉर्म हो गया है, स्लैविश कॉन्शियसनेस बन गई है, जो है अब वो वापस से फाइट फॉर डेथ के लिए रेडी है, जबकि मास्टर जो है वो फेल हो गया है. सो दिस इज हाउ मास्टर एंड स्लेव के बीच में पहले फाइट फॉर डेथ होती है. एक गिव अप कर लेता है, वो मास्टर और स्लेव बन जाते हैं. मास्टर के बारे में बताया. सो इन दिस रीडिंग इफ आई समराइज, सबसे पहले हमने डिजायर को देखा कि कैसे डिजायर के कारण ये आई होता है, डिजायर ऑफ अ नॉन आई एक्सटर्नल थिंग. फिर एक्सटर्नल थिंग के साथ हमारी फाइट टू डेथ होती है. फाइट टू डेथ में एक गिव अप कर लेता है, जो गिव अप करता है वो स्लेव, जो नहीं करता है वो मास्टर. मास्टर इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस कॉन्शियस होती है, लेकिन उसको रिकग्निशन मिलता है स्लेव से, सारा काम स्लेव करता है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है. सो दिस इज हाउ इट इज द मास्टर स्लेव डायलेक्टिक ऑफ द हीगल, एक्सप्लेन्ड बाय अलेक्जेंडर कोहेली.